Assalamu alaikum guys, welcome back to my video. In last part we were discussing about the red blood cells anemia and the polycythemia, which is chapter number 33 in Guyton. Our next point is hemoglobin formation. हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में सिंपली ये होता है कि दो ससेनाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल दो ग्लाइसिन एक सिंपल अमाइनो एसिड है। तो ये जब इसके साथ कंबाइन होता है तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग पायरोल कहते हैं। पायरोल के चार मॉलिक्यूल आगे जाके प्रोटोपोरफेरिन 9 बनाएंगे। प्रोटोपोरफेरिन 9 बेसिकली एक चार पायरोल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि हेमोग्लोबिन की मेन स्ट्रक्चर उसका कंस्टिट्यूट करता है। अब प्रोटोपोरफेरिन 9 ये हमारे पास आगे जाएगा, आयरन के साथ मिलेगा। जब ये आयरन के साथ मिलेगा तो ये हीम बनाएंगे। हीम आगे कंबाइन होगा पॉलीपेप्टाइड के साथ। पॉलीपेप्टाइड बनाएगा हेमोग्लोबिन की चेन अल्फा या फिर बीटा। ठीक है, जब दो अल्फा के और दो बीटा आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हमें पता है कि चार रिंग्स हमारे पास, चार चेन्स की ज़रूरत होती है एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, जैसे कि दो अल्फा एंड दो बीटा। इफ़ वी टॉक अबाउट इन अडल्ट्स, तो अडल्ट्स में दो अल्फा और दो बीटा होते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फीटस, तो फीटस के अंदर हमारे पास दो अल्फा और दो गैमा होते हैं। सो यहाँ पे मैं आपके साथ एक एमसीक्यूज डिस्कस करना चाहूँगी। एमसीक्यूज ये है कि रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड क्या है। तो रेड ब्लड सेल का ग्रेवयार्ड बेसिकली हमारे पास स्प्लीन को हम रेड ब्लड सेल का ग्रेवयार्ड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे होती है। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन काफ़ी जगहों में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में होता है, स्टोर फॉर्म में होता है। बेसिकली अगर कोई हमसे पूछेगा मेन, तो मेन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हेमोग्लोबिन के साथ पाया जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे अराइज होता है कि हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कैसे होती है, उसका सारा प्रोसेस क्या है। तो ये है कि जब आयरन को हम लोग अब्जॉर्ब करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उसके अब्जॉर्ब होने के फ़ौरन बाद वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में एक होता है, कह लें सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपोट्रांसफेरिन। तो एपोट्रांसफेरिन के साथ वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ही वो एपोट्रांसफेरिन के साथ वो मिलती है तो एपोट्रांसफेरिन अपने आप को चेंज कर लेता है किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफेरिन। ओके, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है तो यही ट्रांसफेरिन क्या करेगा, ये उस आयरन को लीवर के अंदर स्टोर करेगा। लीवर के अंदर कैसे स्टोर करेगा, लीवर के अंदर एक हमारे पास सब्सटेंस होता है एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन के साथ जब आयरन कंबाइन करेगी तो एपोफेरेटिन अपने आप को कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ द फेरेटिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर फेरेटिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, तो हमारे आयरन कैसे स्टोर होगी। तो यहाँ पे एक और हम टर्म यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हीमोसाइडरिन। हीमोसाइडरिन एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर हीमोसाइडरिन अपने साथ आयरन को जो फेरेटिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमने अभी बात किया कि हीमोसाइडरिन कुछ अमाउंट आयरन की अपने साथ स्टोर कर लेती है। अगर हमारी बॉडी को दोबारा आयरन की ज़रूरत होगी तो ये क्या करेगी, हीमोसाइडरिन वही आयरन को बैक करेगी एपोफेरेटिन में और वो उसे कन्वर्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ द फेरेटिन। और फेरेटिन से आगे आयरन को जहाँ ज़रूरत होगी हमारी बॉडी में वहाँ वो चला जाएगा। अगर हमारी बॉडी में फेरेटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, हो जाता है हमारी बॉडी में। और इसमें बेसिकली ये होता है कि आयरन की बेशक अमाउंट हमारी बॉडी में है मगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती उस जगह पे जहाँ पे हमारी बॉडी को नीड होती है। ये हमारा पॉइंट आयरन की मेटाबॉलिज्म का पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स। एज वी नो कि रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन हमारे पास 120 डेज होता है, जो कि 4 मंथ बनते हैं। ओके, तो हमें यह भी पता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। तो फिर एनर्जी कहाँ से लेता है हमारा रेड ब्लड सेल, कहाँ से इसकी एनर्जी आती है। तो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे नंबर पर होता है एचएमपी पाथवे। एचएमपी पाथवे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट जो शंट है, मेनली हम इसके बारे में डिटेल में बायोकेम में पढ़ते हैं तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम ही काफ़ी है। और रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत ऐसे साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में और इन द फॉर्मेशन ऑफ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। सो अभी हमारा पॉइंट रेड ब्लड सेल का भी क्लियर हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एनीमिया। जी, तो एनीमिया हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत इससे रेलिवेंट MCQs आते हैं वाइवा में, टीचर्स बहुत क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। तो एनीमिया बेसिकली है क्या। एनीमिया यह है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं एनीमिया, जिसकी वजह से ऑब्वियस बात है कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी।
तो इस तरह ये डिवीजन गाइडन में तो नहीं है, पर मैंने ये डिवीजन इसलिए किया है क्योंकि ये ज़रूरी है और आसानी हो जाती है इससे, और ये पॉइंट्स भी इंसान के जहन में होने चाहिए। एंड द डिवीजन इज़ मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रो मीन लार्ज, साइटिक मीन सेल, हाइपर मीन ज़्यादा एंड क्रोमिक मीन कलर। तो इन चीज़ों से हमें इसका मतलब पता चल गया। मैक्रोसाइटिक मतलब बड़ा सेल हो जाएगा एंड हाइपोक्रोमिक मतलब उसका कलर थोड़ा सा डार्क कलर, ओके। एंड इसी तरह अगर हम माइक्रोसाइटिक स्मॉल सेल एंड नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल कलर एंड नॉर्मोसाइटिक मतलब सेल भी नॉर्मल है एंड नॉर्मोक्रोमिक मतलब उसका कलर भी नॉर्मल है, ओके। अब एनीमिया किस तरह हो सकता है? तो एनीमिया हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से और इस मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनीमिया होता है। तो पहले भी मैं ये पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ कि कभी भी हम लोगों ने लीस्ट से स्टार्ट नहीं करना होता। मतलब अक्सर स्टूडेंट ए प्लास्टिक एनीमिया से स्टार्ट करते हैं, तो नहीं, हम लोगों ने स्टार्ट करना है इंपॉर्टेंट से, जो कि है आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, चलो ठीक है, पर कैसे होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से ऑब्वियस बात है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में, तो उससे हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होगी। हेमोग्लोबिन कम होगा तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कम होगी, वो मैच्योर कम होंगे, और इससे ऑटोमेटिकली जाके क्या होगा? एनीमिया होगा। और इसको हम लोग लेते हैं माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में, इसलिए क्योंकि इसमें सेल का जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है लेकिन उसका कलर जो है वो सेम रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस दो तरह के फॉर्म में होता है, एक एक्यूट एक क्रोनिक। जो एक्यूट होता है, एक्यूट में आप इस तरह ले लें, अगर एक्सीडेंट होता है तो एकदम ही ब्लड लॉस हो जाता है और काफ़ी ब्लड लॉस होता है। और क्रोनिक की बात करें तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो काफ़ी अर्सा होती रहेगी, तो जिसको हम लोग क्रोनिक में रहते हैं। अगर हम एक्यूट की बात करें तो एक्यूट को हम लोग नॉर्मोसाइटिक या नॉर्मोक्रोमिक में रहते हैं, क्योंकि इसमें सेल का साइज भी सेम रहता है और उसका कलर भी सेम रहता है। जबकि क्रोनिक में हम इसको माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में रहते हैं, सेल का जो साइज है वो छोटा हो जाता है लेकिन उसका कलर जो है नॉर्मली रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में जैसे कि मैं पिछले पार्ट में भी बता चुकी हूँ कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमारे पास परनीशियस एनीमिया हो जाता है। और साफ ज़ाहिर है अगर विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हुई है तो इससे हमारे रेड ब्लड सेल मैच्योर नहीं होंगे तो वो रैप्चर अपने टाइम स्पेन से पहले हो जाएंगे, और रैप्चर पहले होंगे तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो एनीमिया कहलाती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा? बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और इस बात ये कि ना, बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन से बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में कमी आ गई, रेड ब्लड सेल कम हो गए, रेड ब्लड सेल कम हुए हैं तो एनीमिया साफ ज़ाहिर है। और इसको हम लोग क्रोमिक में लेते हैं क्योंकि इसमें सेल का साइज भी नॉर्मल रहता है और उसका कलर भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया इंपॉर्टेंट टर्म है। हीमोलाइटिक एनीमिया ये है कि रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है बिफोर टाइम, मतलब 120 डेज़ का उसका लाइफ स्पैन होता है, उससे पहले उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और ये दो वजह से होती है, दो चीज़ों की वजह से। एक सिकल सेल एनीमिया होता है और दूसरा होता है हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस। जो सिकल सेल होता है इसके अंदर हमें पता है, हमने 9th-10th में भी किया, फर्स्ट या सेकंड में किया है, कि जो हमारे पास एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन के अंदर हमारे पास जो वैलीन है, ग्लूटामेट है, वो चेंज हो जाएगा वैलीन से। वैलीन सिंपल अमाइनो एसिड है, तो इससे क्या होगा? इससे जो सेल की शेप है ना वो चेंज हो जाएगी और लाइफ स्पैन कम हो जाता है सेल का, जिस वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन अपने टाइम से पहले ही हो जाती है। और जो हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल जो बाइकनकेव से चेंज हो जाता है इनटू स्फीयर फॉर्म में होगा, तो उसकी डिस्ट्रक्शन पहले हो जाएगी और वही आगे सारा प्रोसेस। अगला पॉइंट हमारे पास है G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया मेनली G6PD जो है वो रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन में काम करता है, और अगर G6PD की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो साफ ज़ाहिर है इससे एनीमिया होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स मैच्योर ही नहीं होंगे। एनीमिया यहाँ पे ख़त्म होता है। ये मतलब कहते नहीं है जैसे मोटा मोटा पॉइंट्स जो होते हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स लिए हुए हैं सारे। डिटेल स्टडी के लिए फिर भी गाइडन आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये मेन पॉइंट है जो यूज़ होते हैं। सो
yes. The next point is which is the last part is polycythemia. What is polycythemia? Polycythemia is opposite to the anemia. पोलिसाइटीमिया में ये होगा कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. नॉर्मल अमाउंट रेड ब्लड सेल्स की हमें पता है कि मेल के अंदर 5.2 मिलियन है और फीमेल के अंदर 4.7 मिलियन है. और अगर इससे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम पोलिसाइटीमिया कहते हैं. पोलिसाइटीमिया दो तरह से होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है. प्राइमरी के जेनेटिक्स में चेंजेस आ जाती हैं कि जेनेटिक्स में ही चेंजेस आ गई हैं और फीटस से ही ना बोन मैरो में ज़्यादा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होना शुरू हो गया. और सेकेंडरी की बात करें, अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड में चले जाएं, हाई एल्टीट्यूड पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है. फॉर एग्जांपल 14,000 से 17,000 फीट तक जाएं तो फिर ही ये हाई एल्टीट्यूड में कंसीडर होता है. और दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर भी अगर ज़्यादा देर तक स्टे करें तो ही हमारी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. और प्राइमरी में क्या होता है, हीमोक्रीट. हीमोक्रीट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. हीमोक्रीट हमारे पास है कि एक ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स का टोटल वॉल्यूम जो होता है वो हीमोक्रीट होता है. हमने इसकी परसेंटेज भी लास्ट पिछले पार्ट में की थी जो कि 40 to 45 थी. और अगर हमारे पास पोलिसाइटीमिया प्राइमरी लेवल पे होता है तो वो 60% मतलब कि नॉर्मल से काफ़ी बढ़ गई है रेंज. यहाँ पे 60 हो गई है. ऑब्वियस बात है, आप 60% ब्लड की रेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज बढ़ी है. इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो विस्कस हो जाएगा. ब्लड विस्कस गाढ़ा हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि वो ट्रैवल स्लो करेगा तो हमारे टिश्यूज़ पे वो टाइम से नहीं पहुंचेगा, बहुत आहिस्ता पहुंचेगा. तो टिश्यूज़ का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, हमारी स्किन का कलर ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा. और जब स्किन का कलर ब्लूइश होता है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं साइनोसिस होता है. और अगर हम मेनली डिफ्रेंशिएट करें प्राइमरी को और सेकेंडरी को, तो प्राइमरी में तीनों तरह के सेल की जो सी है अमाउंट इंक्रीज होती है. ब्लड के अंदर जितने सेल्स होती हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज होती है. और सेकेंडरी में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट इंक्रीज होती है. और प्राइमरी हमें एज वी नो कि ये जेनेटिक्स की वजह से होता है कि जेनेटिक्स में कोई वजह है जिस वजह से प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाता है. और जबकि जो सेकेंडरी है इसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. और एज वी नो कि एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट की प्रोडक्शन का रोल प्ले करते हैं. तो ऑब्वियस बात है डायरेक्टली इनसे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. सो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ है. अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ की. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइटिन की बुक से क्विक एक रिव्यू करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट्स का जो हमने इन 2 पार्ट्स में लिया है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपनी दुआओं में याद